Hello student, very good morning. My name is Bhavani Singh Kelawat and you are most welcome to my YouTube channel Physics by BS Kelawat. देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और आपको पता है हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसकी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है इलेक्ट्रोस्टैटिक और अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा अभी तक मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर टोटल 8 लेक्चर कर चुका हूं और आज का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। आई होप सो इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं आपने अच्छे से पढ़े होंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? तो देखिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? हमारे पास सपोज कोई स्फेरिकल शेल है या मान लो हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। स्फेरिकल शेल जो होता है वो अंदर से होलो होता है, खाली होता है और हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो वो सॉलिड होता है। अगर इन दोनों को मैं चार्ज देता हूं तो चार्ज देखो स्फेरिकल शेल वाले केस में भी चार्ज कहां रहेगा? चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा क्योंकि अंदर तो वो होलो होता है, खोखला होता है। अगर मैं किसी कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड स्फीयर को भी जब चार्ज दूंगा तब भी चार्ज कहां जाएगा? चार्ज में रिपल्शन होगा, सारे चार्ज रिपेल होकर कहां चले जाएंगे? उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो चाहे स्फेरिकल शेल पूछा जाए चाहे कंडक्टिंग स्फीयर पूछा जाए, दोनों के लिए डेरिवेशन एज इट इज सेम होगा क्योंकि दोनों केस में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसकी सरफेस पर होता है। चाहे होलो स्फीयर हो चाहे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, दोनों वाले केस में। क्लियर है? तो अब देखो हम क्या चाहते हैं, ये कंडक्टिंग शेल या कंडक्टिंग जो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसके कारण मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक है? कहां कहां पर? मैं 3 पॉइंट लूंगा, एक कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर, एक कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर और मैं एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। इन तीनों जगह पर मैं पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक है? अब आपको एक बात याद होनी चाहिए कि हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको याद होगा आपको एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आना है, उसमें जो वर्क डन होगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। और जब आप उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आओगे तब आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है और जो वर्क डन होगा वो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट होगा। ठीक है? इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो वर्क डन करेगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है? अब देखिए हम क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं वो सीखेंगे। कभी भी आपको पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आपको वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो डायग्राम में क्या है, सपोज ये मेरे पास कोई, मान लो आप इसको स्फेरिकल शेल मान सकते हो या आप इसको कंडक्टिंग स्फीयर मान सकते हो। जब आप इसे चार्ज दोगे, हम मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है वो r है, सेंटर इसका O है, तो r जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है? क्योंकि ये किसकी है? हमारे पास जो स्फीयर है या स्फेरिकल शेल है उसकी रेडियस है। ठीक है? अब आपको इसे चार्ज देना है तो सपोज मैंने इसको चार्ज दे दिया तो चार्ज रिपल होके कहां चला जाएगा? उसकी सरफेस पर चला जाएगा। इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, अब हम क्या चाहते हैं? हम 3 पॉइंट को अज्यूम करेंगे। देखो पहला पॉइंट मैं यहां पर ले रहा हूं। ठीक है? ये एक पॉइंट हो जाएगा P1। मैं यहां पर पोटेंशियल चाहता हूं आउटसाइड द स्फीयर। एक पॉइंट में इसके सरफेस पे लेता हूं, मैं इस P2 पॉइंट पर पोटेंशियल चाहता हूं और एक पॉइंट में अंदर लूंगा, इस P3 पॉइंट पर पोटेंशियल चाहता हूं। ठीक है? अब आपको यह बात पता होनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज 0 होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है? 0 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी कंडक्टर के इनसाइड जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है? ओके,
अब देखो इस P1 पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, एक टेस्ट चार्ज देना है, उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट पर रखना है। कहां पर रखना है, उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट पर रखना है, और इनफाइनाइट से उस टेस्ट चार्ज को कहां तक लेके आना है, इस इनफाइनाइट से उस टेस्ट चार्ज को P1 पॉइंट तक लेके आना है, और उसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वो आपके इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखो, अगर मुझे P2 पर निकालना है तो इस टेस्ट चार्ज को कहां से कहां तक लेके आना होगा, वर्क डन कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट से P2 तक लाने में। और मैंने पहले ही बोला है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो कंजर्वेटिव होता है, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इस टेस्ट चार्ज को आप यहां से लेके आओ, घुमा के लेके आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो इस टेस्ट चार्ज को कहां से कहां तक लेके आओगे, कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक लेके आओगे, P3 तक लेके आओगे, और इसमें वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे, आपको इन तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, आपको एग्जाम के अंदर डायग्राम में ये डॉट लाइन नहीं बनानी है, सिर्फ यही डायग्राम बनाना है, P1 P2 P3 अज्यूम करना है और आपको समझाना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमने इस डायग्राम को बनाया है। ठीक है, लेट अ स्फेरिकल शेल ऑफ radius r and charge given to spherical cell is q। कितना चार्ज दिया हमने, ठीक है, q चार्ज दिया। चार्ज q is uniformly distributed over the surface of spherical shell। ठीक है, स्फेरिकल शेल, जितना भी आप चार्ज दोगे वो उसकी स्फेरिकल शेल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, we want to calculate इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर, आउटसाइड द स्फीयर, outside the shell, ऐसा लिख लो, on the surface of shell, और थर्ड हो जाएगा inside the shell। ठीक है, हम इन तीनों पॉइंट पर क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब एक काम करेंगे हम, देखो ये जो डिस्टेंस है इसको भी मैं r से लिख रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है इसको भी r से लिख रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है इसको भी मैं r से लिख रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास जो स्मॉल r जो हो जाएगा, स्मॉल r हमारे पास क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो तीनों को मैंने स्मॉल r से डिनोट किया है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, और कैपिटल R तो कांस्टेंट है क्योंकि हमारे पास स्फेरिकल शेल है, ये उसकी रेडियस है। ठीक है, स्मॉल r और कैपिटल R को कंपेयर करके लिख दो। स्मॉल r जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कैपिटल R, ये स्मॉल r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R इस P2 पॉइंट पर, और P3 पॉइंट पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ठीक है, इसका मतलब जो R जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल r वेरिएबल, कैपिटल R कांस्टेंट, और सिग्मा जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका यहाँ कोई यूज नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए कि चार्ज जो होता है उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन, पहले हम P1 पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर हम P2 पर पोटेंशियल करेंगे, और फिर हम P3 पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो केस फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P1 which is lie outside the sphere, outside the shell, जो कहां पर है, शेल के बाहर की ओर है, और स्मॉल r यहां पर जो है वो किससे बड़ी है, कैपिटल R से बड़ी है। ठीक है, अब देखो आपको पता है हमें पोटेंशियल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, तो कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग
चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P1। ठीक है, हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हमें टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P1 तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए, फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो फॉर्मूले जानते हैं। एक फॉर्मूला में अगर मुझे वर्क डन वाले केस से निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, आपको याद होगा, E डॉट डी आर। कहां से कहां तक लेके आ रहे हो आप, इनफाइनाइट से पॉइंट P1 तक लेके आ रहे हो। ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं, आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें ये आंसर मिल जाएगा। तो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है। अब देखो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, E दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है अगर, है ना, उसके कारण किसी आउटसाइड पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट P1 है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए स्फेरिकल शेल वाले केस में आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होते हैं। अब आपको ये याद होने चाहिए। सर हम कहां से याद करें, तो आपको ध्यान होना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 में हमने गाउस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, और गाउस लॉ की एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना ही सीखते हैं। तो गाउस लॉ की हमारे पास 4th और 5th जो एप्लीकेशन है, स्फेरिकल शेल वाली, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, दोनों हमारे पास जो एप्लीकेशंस है वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो वो आपको याद होगी, आपको पता होना चाहिए कि आउटसाइड है ना, ये जो है, ये E जो है, ये क्या है, E आउटसाइड है, और E आउटसाइड कितना होता है ना, हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ये हमें गाउस की एप्लीकेशन से पता है। E आउटसाइड जो होता है दैट इज 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर और R के Q बाई आर स्क्वायर, याद है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड। तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है, हमारों को हमारा आंसर मिल जाएगा, और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो देखो क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ E इंटू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप इस E की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या आ रहा है, V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से कहां तक आ रहे हो, ये P1 पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, इनफाइनाइट से स्मॉल r। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर R कैप डॉट डी आर। ठीक है, पहले हम इस R कैप डॉट डी आर को हम लिखेंगे सिंपली dr, क्योंकि R एंड dr एक आपस में क्या है, पैरेलल है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो R कैप डॉट dr वेक्टर को हम सिंपली dr लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करवाते हैं। यहां से क्या क्या चीजें आपको कांस्टेंट दिख रही है, Q कांस्टेंट दिख रहा है, -4πε0 इनफाइनाइट से स्मॉल r, ये बच गया 1/r स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा, R डॉट dr को लिख लेंगे हम dr। अब इस r स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, 1/4πε0, माइनस चल रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट से स्मॉल r, इसकी लिमिट है r की पावर -2 डॉट dr। अब आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में x n dx क्या होता है, तो x n+1/n+1 ये इंटीग्रेशन होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हमारे पास लिमिट भी है, तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, -Q 4πε0, देखो r की पावर -2, r की पावर -2 + 1 इनफाइनाइट से स्मॉल r। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहां से मिटाना पड़ेगा, अगर आपने ये थोड़ी सी ये थ्योरी लिख ली हो तो मैं इस पार्ट को यहां से रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, लिख लूं, कुछ नहीं लिखा मैंने। स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस r है, टोटल चार्ज मैंने इसको Q दिया है, और हम
उसके आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड तीनों जगह पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर है? अब पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब चलते हैं हम, देखो आगे, देखो क्या बचेगा हमारे पास। हम निकाल रहे हैं V आउटसाइड, क्या आ रहा है देखो, -q 4πε0, ये बचा हमारे पास r⁻⁻1 और नीचे भी बचा है -1 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू r। तो V आउटसाइड देखो -1 मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा, यस और नो, -1 और इस r की पावर -1 को यहां लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये बच जाएगा। फिर हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे 1/r, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 1/∞ कितना होता है 0। तो V आउटसाइड आपको क्या मिल गया, देखो क्या मिल गया 1/4πε0 q/r। ये हमको क्या मिल गया है आउटसाइड, इस पॉइंट पर, इस P1 पॉइंट पर क्या मिल गया है, P1 पॉइंट पर पोटेंशियल मिल गया है ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। अब देखो मैंने पहले ही बताया था, ये r जो है ये वेरिएबल है, स्मॉल r क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो V आउटसाइड जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r से। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r से। इस बात को ध्यान रखेंगे। जहां तक की ग्राफ की बात है, तो तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीख रहे हो तो पहले आपको गाउस लॉ की एप्लीकेशन के आंसर याद होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से आएगा। हम क्या, V इक्वल टू क्या होता है, -∫E.dr। जो E जो आएगा वो आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड, वो कहां से मिलेगा आपको, गाउस लॉ की एप्लीकेशन से मिलेगा। वैसे बहुत इजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये याद होना चाहिए, तभी हमारे पास काम होगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इस P1 पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है। अब इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं इसका सेकंड केस बताता हूं आपको। ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, उस पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, आई होप सो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे भी आप इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। ये भी आपने लिख लिया है, ठीक है। ये पहला केस पढ़ा है, अब हम सेकंड केस पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका जो सेकंड केस है, वो सेकंड केस में क्या है, केस सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 which is lies on the surface of spherical shell, जो कहां पर है, सरफेस पर है। और स्मॉल r और कैपिटल R यहां पर इक्वल होते हैं, ठीक है। यहां पर ये भी स्मॉल r लिया है ना, स्मॉल r और कैपिटल R सरफेस के लिए इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, हमें वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P2, ये निकाल लो, हमारा काम हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से कहां तक लेके आएंगे, P2 तक, और E.dr, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे। अच्छा, अब हमको पता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कहां पर होता है, सरफेस के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ठीक है, उसको हम लिख लेंगे E एट सरफेस जो होगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/4πε0 q/r² और r कैप। और आपको ये ध्यान में रखना होगा, जो यहां पर r जो होता है वो कैपिटल R के बराबर है। जब हम लिमिट रखेंगे तब देखना क्या होता है, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ E सरफेस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इस ई की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो तो क्या आ जाएगा, देखो वी निकाल रहे ना, तो v इक्वल टू माइनस कहां से कहां तक आ रहा है बताओ, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक। ये डिस्टेंस कितनी है, तो लिमिट में कैपिटल आर आ जाएगा, इनफाइनाइट से कैपिटल आर, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका यहां पर ये आर डॉट आर कैप और डी आर वेक्टर जो होता है, ये सिंपली डी आर से लिख लोगे इसको, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, आर एंड डी आर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और आपका जो डी आर होता है, दोनों क्या हो जाता है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम इसे सिंपली डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या आ रहा है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या क्या उसको बाहर निकाल दो, -q4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस आर स्क्वायर को ऊपर मूव कर देंगे r की पावर -2 और इसको r डॉट डी आर, वैसा का वैसा डेरिवेशन है जो अभी हमने किया है, बिल्कुल वही केस है, मगर लिमिट हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट से कैपिटल R, बस ये फर्क है, ठीक है। तो v क्या आ जाएगा, -q4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन पता ही है, -2 + 1 -2 + 1 x की पावर n का इंटीग्रेशन वो लिख रखा है, xn + 1 अपॉन n + 1, इनफाइनाइट से कैपिटल R, ये हो जाएगा -q4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 इनफाइनाइट से कैपिटल R, और फाइनली क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट रखोगे इसको नीचे लाओगे 1/r, और अब रख लोगे लिमिट, तो v इक्वल टू q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R और 1 इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कैपिटल R। ये हमारे पास आ जाएगा v ऑन द सरफेस, इस पे आ जाएगा। और यहां पर देखो v क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, कैपिटल R आ रहा है विच इज कांस्टेंट। अगर स्मॉल r आता तो हम कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता, मगर यहां पर कैपिटल R आ रहा है, कैपिटल R का मतलब यहां पर सरफेस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, आपको याद होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। किसी भी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस जो होती है ना, किसी भी कंडक्टिंग की जो सरफेस होती है ना, कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, कंडक्टिंग या फिर होलो शेल ले लो, इन सब की सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, क्योंकि हर पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम होती है और हर पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल भी सेम होता है। तो ये इसका दूसरा एक्सप्रेशन, ठीक है, v ऑन द सरफेस। अब तीसरा केस पढ़ना है हमें इस P3 पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस P3 तक लाना होगा, उसमें जो वर्क डन होगा वही इस P3 पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। पहले आप इसे कॉपी कर लो, मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है। थर्ड केस को डिस्कस करेंगे, इसको मैं मिटा दूं, ओके फाइन, ओके। अब देखो तीसरा केस जो है वो क्या है, केस नंबर थर्ड जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 which is lie inside the spherical shell, और यहां पर क्या रिलेशन हो जाएगा, स्मॉल r जो है ये इतनी सी डिस्टेंस है, तो ये स्मॉल r यहां वाली जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से स्मॉलर है, ठीक है। तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो क्या करना होगा, कैलकुलेट वर्क डन in moving charge from infinite to point P3। आपको उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P3 तक लाने में वर्क डन करना होगा, ठीक है। एक बात देखो, अब हम क्या करते हैं, देखो फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन, ये क्या कहती है, डेफिनेशन। हम क्या चाहते हैं, देखो
हम इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आएंगे और P3 तक लेके आएंगे, उसका हम E डॉट dr निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियल को मैं इस वाले फॉर्मूले को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सर कैसे, देखो मुझे क्या करना है, इनफाइनाइट से इस पॉइंट P3 तक आना है, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं इनफाइनाइट से कहां तक आ जाऊंगा, पहले मैं इनफाइनाइट से आ जाऊंगा सरफेस तक, कहां तक आ जाऊंगा, और फिर आ जाऊंगा सरफेस से उस पॉइंट P3 तक। पहले मैं इनफाइनाइट से कहां तक आ जाऊंगा, पहले हम इनफाइनाइट टू कहां तक आ जाएंगे, पॉइंट P2 तक आ जाएंगे, फिर हम पॉइंट P2 से कहां चले जाएंगे, P3 तक चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा, हमें इनफाइनाइट से P3 तक जाना है, इनफाइनाइट से P3 तक। तो पहले मैं इनफाइनाइट से P2 तक आ जाऊं और फिर P2 से P3 तक आ जाऊं, उन दोनों वर्क डन को मैं ऐड कर लूंगा और हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि ये हमें पता, ये हमने अभी निकाला, इनफाइनाइट से P2 तक का वर्क डन हमें पता है। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे हम, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो ठीक है, तो V क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनफाइनाइट से कहां तक आ जाओगे, P2 तक आ जाओगे, E डॉट dr, और फिर क्या आ जाओगे, फिर कहां से आ जाओगे, P2 से कहां तक आ जाओगे, P3 तक आ जाओगे, E डॉट dr। ठीक है, अच्छा यहां पर जो E यूज करोगे ना, ये सरफेस वाली E होगी, कौन सी वाली, सरफेस वाली, और यहां पर E यूज करोगे इनसाइड वाली है। पहले हम यहां से यहां तक आएंगे, तो यहां पर जो E यूज करेंगे वो सरफेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे, फिर हम सरफेस से इनसाइड आएंगे, वहां पर वो इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, पहले मैं कहां से कहां तक आ रहा हूं, इनफाइनाइट से कैपिटल R तक, सरफेस तक आ रहा हूं, तो E सरफेस डॉट dr, क्लियर है। और फिर मैं कहां से कहां तक आ रहा हूं, सरफेस से इनसाइड जा रहे हैं, तो कैपिटल R से स्मॉल r, मगर यहां पर इनसाइड वाला E होगा। ये मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अल्टीमेटली मुझे इनफाइनाइट से P3 तक का वर्क डन ही निकालना है, तो मैंने इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा अभी सेकंड वाला केस था, हमने जो सेकंड केस देखा है ना, सरफेस पर पोटेंशियल निकाला, ये वही तो है। सर यहां पर KQ/R² रख दो, इंटीग्रेट करो, इनफाइनाइट से कैपिटल, तो सरफेस वाला केस है या नहीं है, तो क्या आंसर आया था बताओ, हमें पता है V एट सरफेस क्या आया था, 1/4πε0 Q/R, यही आया था। अब चलते हैं हम इस पर, यहां पर देखो ये हो गया हमारे पास कैपिटल R टू स्मॉल r। अब यहां पे चाहिए E इनसाइड, देखो किसी भी स्पेरिकल कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल के अंदर, कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल ले लो या फिर आप कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, दोनों केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, तो 0 डॉट dr, तो ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। तो V इनसाइड कितना बचा हमारे पास, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, अब यहां पर भी आपको दिख रहा है स्मॉल r नहीं आ रहा, तो V इन जो होगा वो भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि R क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो इनसाइड भी वही है, और लास्ट में मैं जाके ये भी लिख लेता हूं, V एट सेंटर जो होगा, अब आपको पता है इनसाइड जो है, इनसाइड अंदर वाले में स्मॉल r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब V एट सेंटर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R, क्योंकि देखो जो सरफेस पर है वही इसके अंदर रहेगा और वही उसके सेंटर पर भी रहेगा, तो सेंटर पर भी पोटेंशियल यही आता है। तो ये आपका थर्ड वाला केस है और इसको आप फोर्थ मान सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड है कि ये R पर डिपेंड ही नहीं करता, इसका मतलब सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चाहे आप स्पेरिकल शेल लो, चाहे आप कंडक्टिंग स्फीयर लो। ठीक है, ये तीनों केस समझ में आ गए, यही है। अब इन तीनों केस से हमें ग्राफ प्लॉट करना है E वर्सेस R। ठीक है, सॉरी V वर्सेस R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना बता देता हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तीनों केस है, इसमें हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक बार इनफाइनाइट से सरफेस तक आएंगे, फिर सरफेस से इनसाइड जाएंगे। ये वाला केस हमारा सेकंड वाला केस था, जिसका आंसर क्या आया था, KQ/R, और अंदर वाले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होता है, तो ये वाला 0 हो जाएगा। इसका मतलब सरफेस पर और अंदर
दोनों जगह पर पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। अब देखो ये तो तीनों केस हमने पढ़े हैं, इससे आपको हमेशा ग्राफ प्लॉट करना है। आप अगर बोर्ड में अगर 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो अगर आप, तो आपको हमेशा इनके पीछे आपको ग्राफ प्लॉट करना ही होगा, क्योंकि ग्राफ प्लॉट नहीं करोगे तो आपका 1.5 या हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ग्राफ प्लॉट करना कभी नहीं भूलना। ठीक है, देखिए मैं तीनों केस आपको वापस बता देता हूं। सबसे पहले V एट सेंटर कितना आया था, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। V इनसाइड कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। V ऑन द सरफेस कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। सब कुछ सेम ही सेम है, मगर V आउटसाइड जो आया था दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r। तो देखो यहां पर तो V है कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में कहीं पर भी स्मॉल r नहीं आ रहा है। ये भी हो गया कांस्टेंट, ये भी हो गया कांस्टेंट, मगर यहां पर क्या हो गया, V जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द r है। ठीक है, ये चारों रिलेशन है। अब ग्राफ प्लॉट करना है, सिंपल है। आप यहां पर एक क्या बना लो, ये हमने यहां पर एक स्फीयर बना लिया। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर बना लिया। ये इसका सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो, यहां पे सेंटर पर स्मॉल r 0, अंदर जो होगा स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और आउटसाइड क्या होगा, स्मॉल r ग्रेटर देन R। ये हो जाएगा आपका सेंटर, ये हो जाएगा आपके पास इनसाइड, ये हो जाएगा सरफेस, और ये हो जाएगा आपके पास आउटसाइड। यहां पर हमने डिस्टेंस लिखी है, क्या लिखी है, डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर। और वाई पे हम क्या प्लॉट करेंगे, वाई पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि सेंटर पर पोटेंशियल इतना है, वही पोटेंशियल इनसाइड भी रहेगा और वही पोटेंशियल सरफेस तक जाएगा। यस और नो, ये आपके पोटेंशियल का। ठीक है, सेंटर टू यहां पर V क्या रहता है, कांस्टेंट, और सरफेस से, जब हम सरफेस से बाहर जाएंगे, आउटसाइड जाएंगे, तब आपका पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस के साथ कम होता है। तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि इनफाइनाइट पे क्या होगा, अगर आपकी R इनफाइनाइट हो जाए, यहां पर अगर R इनफाइनाइट हो जाए, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर R इनफाइनाइट होगा ना, तो देखो ये कम होता 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 एक जगह ऐसी आएगी जहां पर पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R इक्वल टू इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने किसी स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, आउटसाइड द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल एंड इनसाइड द शेल, तीनों केस को अलग अलग से करना है। तो पहले आप इनफाइनाइट से पॉइंट P1 तक लेके आओगे, ये पहला पोटेंशियल, फिर इनफाइनाइट से P2 तक लेके आओगे, दूसरा पोटेंशियल सरफेस पर, और फिर इनफाइनाइट से P3 तक लेके आओगे, थर्ड वाला पोटेंशियल। अब यहां पर जब आप पोटेंशियल निकाल रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां से मिलेगा, गाउस की एप्लीकेशन से मिलेगा। गाउस की एप्लीकेशन में हमने इन्हीं केसेस के लिए, स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी है, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। तो वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठानी है, यहां पर रखना है, इंटीग्रेट करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब आपको ये तीनों केसेस समझ में आ गए, तो मैं इस पर आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, तब तक आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखो जो अभी हमने जो डेरिवेशन किया है उस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। पहली बात कि अगर आपको किसी डेरिवेशन पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल करना है, तो आपको उस डेरिवेशन का लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन होता है या जो आंसर होता है वो याद होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है, तो अभी हमने जो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
outside the spherical shell, on the surface of spherical shell and inside the spherical shell. इन तीनों के आंसर आपको याद होने चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। अ चार्ज प्लस 15 माइक्रोकूलम इज गिवन टू होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0 पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले आपका जो चार्ज है दैट इज 15 माइक्रोकूलम, तो ये इसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया हमने, फाइन। रेडियस आपको दे रखी है उसकी 0.2 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में है, किसी में कन्वर्ट नहीं करनी। आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, एट द डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, एट द डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर। एक एक क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। सबसे पहला डायग्राम बना लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा। आपकी जो रेडियस है दैट इज रेडियस कितनी है वो 0.2 मीटर और ये सेंटर, और आपने इसको क्या कर रखा है, चार्ज कर रखा है, ठीक है। अब देखो आप क्या चाहते हो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो V एट द सरफेस क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, यही होता है। और R हमको गिवन है, कैपिटल R स्मॉल r जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। तो V एट सरफेस 1/4 पाई, ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q आपको दे रखा है 15 × 10⁻⁶ अपॉन R हमारे पास है 0.2। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आगे ऊपर 10 लग जाएगा, क्लियर है। तो V एट सरफेस कितना आ जाएगा, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 135 10⁻⁹ प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। 2 स्टेप अगर ज्यादा हो जाती कोई प्रॉब्लम नहीं है। 135 पे 2 को डिवाइड करोगे तो 167.5 आ जाएगा। ये 10 टू पावर जो है 9 और एक 10 -6 4 हो जाएगा। अगर इस आंसर को आप सही फॉर्मेट में जैसे कि 6.75 लिखना चाहते हो तो यहां पर आपने इधर पॉइंट शिफ्ट किया तो उधर पावर इंक्रीज हो जाएगी और आंसर आ जाएंगे वोल्ट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पे क्या बोला गया, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, यहां पर, और आपको पता है क्या पूछा है, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सेंटर पर पूछा गया है। और आपको पता है कि सेंटर पर और सरफेस पर क्या रहती है, द पोटेंशियल वी नो द पोटेंशियल on the surface of conducting sphere is equal to the potential at the center। अभी आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है कि हम सेंटर से सरफेस तक जाते हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका आंसर V कितना हो जाएगा, या लिख सकते हो चाहे V एट सेंटर जो आएगा दैट इज सेम 6.75 10⁵ वोल्ट, ठीक है। यही आंसर होगा, ओके। ये सेकंड वाला, ठीक है, यही आंसर लिखना है क्योंकि सेंटर पर और सरफेस पर क्या होता है, सेम होता है। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलिए। एट द डिस्टेंस 0.1 मीटर क्या पूछा गया है, 0.2। देखो यहां से है 0, यहां पर है 0 पॉइंट, तो यहां कहीं होगा 0 पॉइंट, तो 0.1 का आ रहा है बीच में कहीं, देखो तो पोटेंशियल एट द सरफेस एंड इनसाइड द स्फीयर इज सेम। क्या होता है, दोनों सेम ही होता है, तो वो कितना हो जाएगा, V इनसाइड, या है ना, V इनसाइड कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ठीक है, KQ बाई R, इसमें कैपिटल R यूज होती है, ठीक है। तो कितना आएगा, वो ही आंसर आएगा जो इसका आया 6.75 10⁵ आंसर आ जाएगा वोल्ट के अंदर। देखो तीनों के आंसर सेम है। आपको याद होगा अभी हमने ग्राफ बनाया तो यहां से यहां तक आपको याद होगा, सेंटर से सरफेस तक
पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सबके आंसर सेम ही आने हैं। अब चौथा केस देखो, क्या पूछा है, एट द डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो 0.3 मीटर यहां पे आएगी, मान लो ये कोई पॉइंट है और ये डिस्टेंस होगी 0.3 मीटर। मैंने पहले बताया था कि इस स्फीयर के बाहर जो होता है, स्फीयर के बाहर क्या रिलेशन होता है, स्फीयर के बाद ये रिलेशन होता है, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां रख देंगे V आउटसाइड क्या हो जाएगा, K, या सही लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो V आउटसाइड कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q हमारे पास है 15 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन R है हमारे पास 0.3। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लग जाएगा, वही होगा ऊपर 9 इंटू 15 135 10 टू पावर 9 -6 प्लस 1 अपॉन 3। तो V आउटसाइड कितना आ जाएगा, 135 में 3 को डिवाइड करोगे तो 45 आ रहा है, और 9 और एक 10 -6 10 टू पावर 4 आ रहा है। ठीक है, और आप चाहो तो इसको 4.5 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल डेरिवेशन के साथ में कभी पूछ लेते हैं और कभी कभी सेपरेटली भी पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि किसी स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर वाले केस में जब आप उसे चार्ज देते हो तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल, अंदर पोटेंशियल और सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, विच इज KQ बाई कैपिटल R। और जैसे ही हम उस स्फीयर के बाहर जाएंगे तो वो उसकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाता है और इनफाइनाइट पे जाके पोटेंशियल 0 के नियर अबाउट हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वो करने आने चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नॉन कंडक्टिंग वाला केस देखेंगे, जो भी काफी अच्छा है। उसके 2 केस तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होंगे, और तीसरा केस अलग होगा, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग पढ़ते रहिए। नोट्स की रिक्वायरमेंट हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं सबको भेज रहा हूं, आपको भी भेज दूंगा। जो भी स्टूडेंट नए चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक वीडियोस पहुंचेगा तो ठीक रहेगा, उनको उनका बेनिफिट मिलेगा और मैं भी ज्यादा हार्डवर्क कर पाऊंगा या रेगुलर वीडियोस डाल पाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।